से एक और जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, खुदा। कल रात एक हादसा अजीब हुआ था। कल रात एक हादसा अजीब हुआ था। चांद का रथ मेरी बस्ती से गुजरा था। कल रात एक हादसा अजीब हुआ था। चांद का रथ मेरी बस्ती से गुजरा था। पूरी रात मैं सोचता रहा उसमें से कोई उतरा क्यों नहीं। ना कोई आवाज ना कोई फुसफुसाहट हुई। मेरी तरफ उसने देखा क्यों नहीं। शायद उसने दूर से ही देख लिया होगा किसी बच्चे का भूख से कराता हुआ बदन। 1 रुपया कमाने किसी माँ का अधखुला वो स्तन। शायद उसने दूर से ही देख लिया होगा किसी बच्चे का भूख से कराता हुआ बदन। 1 रुपया कमाने किसी माँ का अधखुला वो स्तन। शायद उसने दूर से ही देख लिया होगा एक ही खाट में पड़े दो नंगे बदन। ख्वाबों में गए होंगे कहीं दूर और दारू की भट्टी में सुलगता वो नन्हा सा मजदूर। शायद उसने दूर से ही देख लिया होगा किसी कोमल शरीर से चिपटा वहशी मवाली। उसकी बाप की आंखों से टपकता मजबूर पानी। शायद उसने दूर से ही देख लिया होगा गटर की गंध सूंघकर खाने की खुशबू पहचानता पागल। किसी की पेट से निकलता एक और नाजायज बादल। शायद उसने दूर से ही देख लिया होगा गटर की गंध सूंघकर खाने की खुशबू पहचानता पागल। किसी की पेट से निकलता एक और नाजायज बादल। शायद उसने दूर से ही देख लिया होगा भीड़ के बीच कुचलाता कोई टूटा सपना। सूरज को मां की गाली देता चांद जैसा भाई अपना। शायद उसने दूर से ही देख लिया होगा भीड़ के बीच कुचलाता कोई टूटा सपना। सूरज को मां की गाली देता चांद जैसा भाई अपना। शायद उसने दूर से ही देख लिया होगा द्रौपदी को फिर से नंगा करता कोई साधु संत का टोला। पुलिस का वो डंडा जो बोलता होगा बम बम बोला बम बम बोला। शायद उसने दूर से ही देख लिया होगा लटकती हुई लाशों का त्योहार और उस पर तालियां पीटती हमारी सरकार। शायद उसने दूर से ही देख लिया होगा और सोचकर खेद किया होगा। शायद उसने दूर से ही देख लिया होगा और सोचकर खेद किया होगा। लगता है मैं रास्ता भटक गया हूं उस पृथ्वी का जिस पर मैंने एक ख्वाब भेजा था सुंदर आदमी का। शुक्रिया शुक्रिया दोस्तों। अ, अ, अब ये कविता जो है इसके बारे में कुछ बताऊंगा नहीं कि क्या है। सामूहिक आत्महत्या इसका सामूहिक आत्महत्या इसका शीर्षक है। सुनना ध्यान से। शायद कुछ हुआ है कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। शायद कुछ हुआ है कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। मेरे गांव के खेतों में काला सन्नाटा उगाया है। मधुर गाने गुनगुनाते पंछियों की बांसुरी से खौफनाक मातम की धुन बज रही है। मधुर गाने गुनगुनाते पंछियों की बांसुरी से खौफनाक मातम की धुन बज रही है। कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। तोप के गोले की तरफ फुट पड़ता है। अब सूरज पर्वतों के बीच से नहीं निकलता। बर्फ कुछ इस तरह पिघल रही है जैसे सफेद पहाड़ रो रहे हो। बर्फ कुछ इस तरह पिघल रही है जैसे सफेद पहाड़ रो रहे हो। कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। कन्हैया की शादी में आए बाराती मां की गोद के जैसी ठंडी छांव ढूंढते ढूंढते गांव के चौराहे पर बेहोश पड़े हैं क्योंकि तेज धूप की मधुमक्खियों ने उनके कपड़े फाड़ के जिस्म की नर्म खाल में सूरज के कांटे चुभो दिए हैं। कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। मुझे लगता है किसी ने बेरहमी से जंगल का कत्ल किया है या पेड़ों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली है। मजा आती है जब ऐसी तालियां सुनने को मिलती है और कविता को दाद मिलती है। मजा आती है ऐसी कविताएं। वाह वाह सामूहिक आत्महत्या पहली बार सुनी। वाह। अ, एक एक आगे और सुनाता हूं।
ये जब राइट्स हुए थे, मैंने मतलब मेरी ये अपनी उम्र में मैंने 3 दफ़े राइट्स देखे हैं, बहुत करीब से देखे हैं, बहुत नज़दीक से देखे हैं कि यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पर कोई किसी को मार रहा है। अभी जहाँ मैं रहता हूँ, नरोड़ा, उसके आधे किलोमीटर दूर पाटिया है और वहाँ आपको पता है कि क्या हुआ था। तो वो देखकर ये कविता लिखी है। वो बहुत दर्दनाक बात थी। मैंने ऐसे लोगों को देखा था वहाँ पर जो छोटे बच्चों को यूँ मतलब बालों से पकड़ते थे और कुछ बुलवाते थे, नारे, और शटाक काट देते थे। इसका शीर्षक है इस कविता का, कौसर बानो और अंजलि भाभी। दोनों तरफ ये हुआ है, मतलब स्त्री और पुरुष, अगर स्त्री पुरुष की बात करें तो वो इंसानों में आते हैं, पर जब इंसानों के दिलो दिमाग पर मज़हब छा जाता है तो ऐसे नाम निकल कर आते हैं, कौसर बानो और अंजलि भाभी। तुमने खुदा को देखा है कभी? तुमने खुदा को देखा है कभी? मैंने भी नहीं देखा, पर हां, मेरे घर के कुछ बूढ़ों को यह कहते हुए सुना था कि खुदा छोटे बच्चों में होता है। मेरे घर के कुछ बूढ़ों को यह कहते हुए सुना था कि खुदा छोटे बच्चों में होता है, उनकी आंखों की जगमगाती रोशनी में होता है, उनकी तुतली ज़बां में होता है, छोटी छोटी हथेलियों के नाजुक लम्स में होता है। लम्स यानी स्पर्श। छोटी छोटी हथेलियों के नाजुक लम्स में होता है, उनकी रुखी बेरुखियों में होता है। मेरे घर के कुछ बूढ़ों को यह कहते हुए सुना था कि खुदा छोटे बच्चों की किताबों में होता है, उनकी उंगलियों पर थिरकते लाटों में होता है। और बूढ़े अपनी ढलती उम्र में ज्यादातर झूठ नहीं बोलते, क्योंकि उनकी रूह फड़फड़ाती रहती है जिस्म की मिट्टी को झाड़ने के लिए, क्योंकि कयामत के दिन से उनकी अंतिम सांस का फासला बहुत छोटा होता है। अगर यह बात सच है, अगर ये बात सच है तो कल आधी रात में एक आदमखोर टोला आया था, हाथों में चमकता हथियार लिए, और एक हामला के पेट में, हामला यानी गर्भवती स्त्री, और एक हामला के पेट में कि जहां एक खुदा अपनी रूह को आकार दे रहा था। उसकी मां ने खाए खट्टे अचार का रस पी रहा था, उस अंधेरे कोने में मजे से चांद बनकर जी रहा था। गरज कर घुसेड़ दी थी वो धारदार चमक उस आदमखोर टोले ने। किसी गुब्बारे की तरह उस हमला का पेट फूट गया। गुब्बारा फूटने से पटाख सी आवाज होती है, वैसी ही आवाज रात देर तक गूंजती रही शहर के कानों में, लाल सायरन बनकर, कर्फ्यू बनकर, पेट्रोल की गंध बनकर। कल एक खुदाखोर टोले ने 8 ही महीने के एक खुदा को मार दिया। शुक्रिया शुक्रिया दोस्तों। इस कविता में मैंने एक प्रयोग किया था, एक शब्द जो नया बनाया था, खुदाखोर, मतलब वो कहीं डिक्शनरी में नहीं है, वो खुद मैंने ईजाद किया था। और उसकी तफ्तीश भी करवाई थी कि ये इस तरह से कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त है करीबी जो लिंग्विस्ट है, भाषा शास्त्री है, उनसे मैंने ये पूछा था कि ऐसा कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि जो भाषा शास्त्री होते हैं वो भाषा के बारे में उसका विज्ञान जानते हैं, लेकिन भाषा बनाते हैं हम लोग और लेखक ही, और फिर उसके बाद हमारे पास आती है। तो आप अगर बना रहे हो तो वो जाने दो। तो इस तरह से ये खुदाखोर शब्द मैंने इस कविता में नए, मतलब कोई डिक्शनरी में नहीं है, इसी में है। हाँ, अब एक एक मज़ेदार सुनाता हूँ। आजकल हर्ष बैठा है यहाँ पर, तो हम साहित्य की जो बात कर रहे थे, साहित्य में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं चिराग को भी बोल रहा था कि अगर आप लेखक, कवि कुछ भी हैं, आपको नाम कमाना है तो कहीं ना कहीं आपको एक अवार्ड मिल जाना चाहिए। तो उसकी मारामारी चल रही है अवार्ड लेने की।
है ना, कि कैसे लाए, वो भी एक राजनीति है। बस यही है कविता, सुना दे। ज्ञानपीठ बनाम नोबेल, मतलब वर्सेस, बनाम मतलब वर्सेस, ज्ञानपीठ बनाम नोबेल शीर्षक है इसका। ओ मेरे अच्छे साहित्यकार, हाथ में कागज और कलम लेकर, मुट्ठी भर लफ्जों का चलम पीकर। ओ मेरे अच्छे साहित्यकार, हाथ में कागज और कलम लेकर, मुट्ठी भर लफ्जों का चलम पीकर, तुमने हमारी बस्ती से उठती बदबू के बारे में लिखा। तुमने हमारी फोड़े वाली पीठ के बारे में लिखा। तुमने हमारे हाथों में पड़े छालों के बारे में लिखा। तुमने हमारी बस्ती की वेश्याओं की अदाओं के बारे में लिखा। तुमने हमारी तरफ उठती हर बला के बारे में लिखा। ओ मेरे नाचिस साहित्यकार, हाथ में कागज और कलम लेकर, मुट्ठी भर लफ्जों का चलम पीकर, तुमने हमारे काले नंगे बच्चों के बारे में लिखा। तुमने हमारी बीवियों के पिचक गए स्तनों के बारे में लिखा। तुमने हमारे सूखे कंकाल जैसे माँ बाप के बारे में लिखा। तुमने हमारी बहन बेटियों की लुटती इस्मत के बारे में लिखा। तुमने हमारे कच्चे चूल्हों में जली काली भूख के बारे में लिखा। ओ मेरे रहनुमाई साहित्यकार, तुमने हमारी बस्ती के हर धुंधले कोने को, गटर में उबलते हर लावारिस कीड़े को, ची ची करते चूहों से भरी गलियों को, गंध मारते गंदे नालों को, साहित्य की चाशनी से छान छान कर, साहित्य की चाशनी से छान छान कर, मुट्ठी भर लफ्जों का चलम पीकर, तुमने अनोखा अनूठा साहित्य रचा, बेहतरीन लेखक बन गए, अच्छे साहित्यकार बन गए, और इस साल साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जीत लिया। ओ मेरे भोले साहित्यकार, जरा सोच, कागज, हाथ में कागज और कलम लेकर। ओ मेरे भोले साहित्यकार, जरा सोच, हाथ में कागज और कलम लेकर, मुट्ठी भर लफ्जों का चलम पीकर, सिर्फ एक बार हमारी बस्ती से उठती बदबू को सूंघ लेते। सिर्फ एक बार हमारी पीठ के फोड़े पर अपने मुलायम हाथों से मरहम लगा देते। सिर्फ एक बार हमारे हाथों पर पड़े छालों को अपने नाजुक होठों से चूम लेते। सिर्फ एक बार हमारी तरफ उठती हर बला को अपनी छत्ती सी छाती में समा लेते। ओ मेरे एस्थेटिक साहित्यकार, सिर्फ एक बार, ओ मेरे एस्थेटिक साहित्यकार, सिर्फ एक बार हमारे नंगे बच्चों को नजर भर देख लेते हैं। सिर्फ एक बार हमारे माँ बाप के सूखे जिस्मों को छू लेते। सिर्फ एक बार हमारी बीवियों के पिचक गए स्तनों में माँ का दूध ढूंढ लेते। सिर्फ एक बार हमारे कच्चे चूल्हों में जली काली भूख को पका लेते। सिर्फ एक बार हमारे मुंहफट मटके का पानी पी लेते। सिर्फ एक बार हमारी खुददार थाली के निवाले को चख लेते। ओ मेरे नामचीन साहित्यकार, सिर्फ एक दिन हमारी जिंदा बस्ती में गुजार लेते। सिर्फ एक रात हमारे ईमानी बिछोने पर मगरूर चांद के तले काट लेते। सिर्फ एक बार हमारी कर्कश किस्मत को अपनी सुरीली किस्मत बना लेते, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि इस साल साहित्य का नोबेल भी तुम जीत जाते। अच्छा, ये कविता है, फिर से वही, गुजराती भी सुनाऊंगा, गुजराती भी है मेरे पास, और इसकी थोड़ी सी ख़त्म हो जाए फिर नई जो लिखी है वो भी कोशिश करूंगा। इसका शीर्षक है कर्फ्यू और फसाद। अच्छा, ये मैंने तेजगढ़ के एक पहाड़ पे जाकर बैठकर लिखी थी, जब हम लोग एक नाटक करने गए थे दक्षिण भाई के साथ, तब। कर्फ्यू और फसाद। चिराग, 1947 में पेट से थी भारत मां। 1947 में पेट से थी भारत मां। 2 बच्चे जने थे उसने उस वक्त। उन बच्चों के बाप का नाम किसी को भी यकीन से पता नहीं, पर हाँ याद आता है धुंधला धुंधला सा मुझे, शायद आज़ादी या आज़ाद ऐसा कुछ हो। 6ठी कक्षा की इतिहास की किताब में पढ़ा था। गुमशुदा है बरसों से, किसी को भी मिले कहीं जो दारू पीकर पड़ा कोने में, तो नजदीकी पुलिस थाने में इत्तला करे। उसकी बूढ़ी बीवी अभी भी उसी मोड़ पर खड़ी राह तक रही है उसके लौटने की। उनके बच्चे हालांकि जुड़वा थे दोनों, फिर भी बहुत अलग थे। एक का स्वभाव शांत था और एक का खौफनाक।
लगता था जो चेहरे से शांत, उसका उसकी फूफी ने नाम रखा था कर्फ्यू। बचपन से वो पैसे वाला बन गया था। जाते जाते उसके बाप ने पूरा शहर लिख दिया था उसे वसीयत में, क्योंकि वो संयम से काम लेने वाला बुद्धिशाली था। सड़कों पर इसीलिए सिक्योरिटी वाले बंदूक लिए हाथों में रक्षा करने तैनात रहते थे हरदम उसके घर की। दूसरे का नाम रखा था फसाद। वो हमेशा आवारागर्दी करता, उसके बाप ने वसीयत में कुछ न दिया था उसे, क्योंकि वो किसी के भी कहने में नहीं था, बस इसीलिए मानसिक रूप से अस्वस्थ बन गया था। कभी क्योंकि वो किसी के भी कहने में नहीं था, बस इसीलिए मानसिक रूप से अस्वस्थ बन गया था। कभी चौराहे पर जाकर लड़की छेड़ता, कभी किसी का घर लूट लेता, तो कभी एसिड डाल के किसी का मुंह जला देता। मानसिक दौरा बढ़ जाने पर कभी कभी पत्थरों को उछाल देता, श्मशानों में लाशों के ढेर बिछा देता। वैसे दोनों में कुछ भी एक सा नहीं था, दोनों के चेहरे भी अलग थे, पर फिर भी दोनों में एक आदत समान थी। सालों तक दोनों बिस्तर पर पड़े सोते रहते, रामायण के कुंभकर की तरह। पर जब भी उठते नींद से, बिना ब्रश किए, बिना हाथ धोए, बिना मुंह साफ किए निकल जाते एक साथ हजारों कच्चे निवाले, और खून का पानी पीकर वापस सो जाते सालों तक खट्टी डकार लेके। और उनकी मां रोती रहती तब तक निसहाय बेसहारा, जब तक उसके अश्क सूख न जाते खुद ब खुद। मैंने तो खत लिख दिया है राम के सगे भाई लक्ष्मण को, कि वो आकर इन दोनों कुंभकर्णों को सोते ही खत्म कर डाले और बना दे उसकी मां को बांझ। मुझे पता है क्षत्रिय किसी को सोते में नहीं मारते, पर मुझे यह भी पता है कि वो औरत जो बरसों से बेसूध, मायूस और लाचार है, वो औरत जो बरसों से अपने गुमशुदा पति की तलाश कर रही है, वो मां अपने बांझ होने पर, वो मां अपने जुड़वा बच्चों के कत्ल पर जरूर खुश होगी। और क्षत्रिय कभी किसी को कि जो उसकी शरण में आया है बेसूध, मायूस और लाचार नहीं छोड़ेगा।